Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nusrat Fatma, subject specialist in physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Physics Part 2 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया हुआ है। आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है एम्पेयर्स लॉ। आज हम एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे और साथ में चैप्टर 14 की एक्सरसाइज के पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इब्तदाई मालूमात जो आप आज के लेक्चर से पहले चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं। स्टेट एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट देनी है। एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज B dot delta L for all path elements into which the complete loop has been divided is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop. What are the uses of Ampere's law? एम्पेयर लॉ के हमने यूजेस बताने हैं कि एम्पेयर लॉ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम एम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ we can calculate magnetic flux density B at any point due to current carrying conductor. What is magnetic flux? Magnetic flux क्या है? The dot product of magnetic field B and vector area A is called magnetic flux. Magnetic flux, the dot product of magnetic field B vector and vector area A. vector जो आपने लिया है वो वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड वेक्टर एरिया A इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एम्पेयर्स लॉ, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पहले हम ये देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड, a solenoid is a long tightly wound cylindrical coil of wire. A solenoid is a long tightly wound cylindrical coil of wire. ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की वायर लॉन्ग है और टाइटली वाउंड हुई है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, कॉइल ऑफ वायर। तो इसको हम कहेंगे कि ये सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं यानी इसमें से करंट पास करें तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर इसको हमने करंट प्रोवाइड किया है तो करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन हम करंट के लेते हैं तो करंट यहाँ से ये फ्लो होके जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। इस तरह ये करंट इसमें से इस तरह फ्लो हो रहा है। तो ये जो ब्लू एरोस हैं ये डायरेक्शन ऑफ द करंट बता रहे हैं। तो यहाँ से यूँ ये फ्लो करते हुए ये यहाँ से अगेन नेगेटिव टर्मिनल और फिर यहाँ करंट जो है वो ड्यू टू चार्जेस फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास सोलेनॉइड है। अगर हम इसका फील्ड देखें कि फील्ड कैसा होगा तो ये है फील्ड। करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसी सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ें और राइट हैंड में इस तरह पकड़े कि कर्लिंग ऑफ द फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी जिस डायरेक्शन में ये करंट है एरो हेड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप फिंगर की कर्लिंग भी इसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए थंब नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती हैं और साउथ पोल में ये एंटर होती है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं और इस तरह साउथ में एंटर होती हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे या जो फील्ड सोलेनॉइड में प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द करंट, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। राइट हैंड में कर्लिंग ऑफ द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आप अपनी फिंगर की कर्लिंग इस तरह अपवर्ड से यूं डाउनवर्ड की तरफ लाएंगे। तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर give the direction of current
एंड थम इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो जिस डायरेक्शन में आपका थम होगा वो नॉर्थ पोल होगा, तो दूसरा साउथ पोल होगा। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल रही है, ये नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ में एंटर हो रही है। तो सोलेनाइड को पहले आपने डिफाइन करना है। अ सोलेनाइड इज अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। फील्ड ऑफ सोलेनाइड, कि सोलेनाइड की फील्ड कैसा होगा। When current passes through a solenoid, it behaves like a bar magnet, यानी कि सोलेनाइड का जो फील्ड होगा वो किस तरह का होगा, तो वो बार मैग्नेट की तरह का होगा। जैसे बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है। तो इसी तरह सोलेनाइड में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है। नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर सोलेनाइड में करंट पास कर रहा है तो फील्ड का नेचर क्या होगा, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा फील्ड, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा। द फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म एंड मच स्ट्रॉन्गर वेयर एज आउटसाइड द सोलेनाइड, यानी अगर हम सोलेनाइड लेते हैं तो इनसाइड द सोलेनाइड, सोलेनाइड के अंदर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा, जबकि आउटसाइड पे ये वीक होगा। It is so weak that it can be neglected as compared to the field inside. The field inside a long solenoid is uniform and much strong, whereas outside the solenoid it is so weak that it can be neglected as compared to the field inside. Inside solenoid field जो है वो यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्गर है देन आउटसाइड। तो आउटसाइड पे इतना वीक है विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए डायग्राम से भी ये क्लियर हो रहा है कि ये डायग्राम में आप ये देखें, आपको ये लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर हो रही हैं और ये अगेन वही करंट की डायरेक्शन, ये करंट यहाँ से यूँ आ रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से यूँ पास हो रहा है इसमें से करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो आप कर्लिंग ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड में अगर आप सोलेनॉइड को पकड़ लें तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये है हमारा नॉर्थ पोल, थंब हमारा इस डायरेक्शन में आएगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये सोलेनॉइड के इनसाइड में, इनसाइड द सोलेनॉइड लाइन ऑफ फोर्सेस, इनसाइड द सोलेनॉइड लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के करीब करीब भी हैं और यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और आउटसाइड पे ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो है ये एक दूसरे से फार अपार्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड जो है वो वीकर होगा। तो हम कहेंगे कि इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म एंड आउटसाइड इट इज वीकर, सो वी निगलेक्ट द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। कैलकुलेशन ऑफ B inside a solenoid. The value of magnetic field B can be easily determined by applying Ampere's circular law. Consider a loop ABCD. Divide it into four elements of length. AB is equal to L1, BC is equal to L2, CD is equal to L3 and DA is equal to L4. इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास सोलेनाइड, ठीक हो गया। सोलेनाइड में करंट यहाँ से यूँ एंटर हो रहा है और इस तरह से इसके अंदर से फ्लो करते हुए करंट यहाँ से इस साइड से लीव कर रहा है, ठीक हो गया। तो करंट की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो करंट क्या है, टूवर्ड्स द रीडर है यहाँ पे। अगर यहाँ से यूँ देखें तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यहाँ आप देखें तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो फिर थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपके राइट साइड पे बन रहा है। तो ये नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है। अब अगर हमने इस सोलेनाइड के अंदर फील्ड को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पेरियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये एम्पेरियन सरफेस हमने डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन में ये हमने एम्पेरियन सरफेस ड्रॉ की, जिसमें इसके ए साइड है, एक साइड है ए, ये वाली है बी, ये सी और ये डी। तो इस तरह हमने एक लूप ले ली ए बी सी डी ए। इसमें जो लेंथ ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी इसको हमने ले लिया इक्वल टू L1, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू L2, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू L3 और लेंथ ऑफ डी ए इज इक्वल टू L4।
तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे जो L1 लेंथ है जो कि AP के अलोंग है, तो यहाँ पे फील्ड और लेंथ एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों में एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है। और अगर हम L2 और L4 में देखें, L2 और L4 में हम देखें तो यहाँ पे जो फील्ड है ये परपेंडिकुलर है, और अगर L3 हम देखें तो ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि फील्ड इनसाइड स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है देन आउटसाइड। तो आउटसाइड में इतनी वीक है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि L3 जो है ये आउटसाइड द फील्ड है। अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ वी हैव summation r is equal to 1 to 4, क्योंकि हमने इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है, तो b डॉट डेल्टा l और इसके सबस्क्रिप्ट में आप r दे देंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। तो r का मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट सेगमेंट का फाइंड करना चाहते हैं तो r इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 लिख देंगे, और अगर हम सेकंड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। तब हम 4 नहीं लिखेंगे, सिर्फ r इज इक्वल टू 2। अगर हम सेकंड का फाइंड करना चाह रहे हैं तो r इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। लूप के थर्ड सेगमेंट का अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो r इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। और इस तरह अगर हम फोर्थ सेगमेंट ऑफ द लूप लिखना चाहेंगे तो r इज इक्वल टू 4, तो b डॉट डेल्टा l और यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज। अप्लाई करेंगे हम इस लूप पूरी लूप के ऊपर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो समेशन लगाएंगे, समेशन r इज इक्वल टू 1 to 4 b डॉट डेल्टा l और साथ में ये आप सबस्क्रिप्ट में r दे देंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज। और इसके बाद हम हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे b डॉट डेल्टा l। तो b डॉट डेल्टा l और CF1 फर्स्ट एलिमेंट का प्लस b डॉट डेल्टा l सेकेंड सेगमेंट का प्लस b डॉट डेल्टा l थर्ड सेगमेंट ऑफ द लूप प्लस b डॉट डेल्टा l फोर्थ सेगमेंट ऑफ द लूप, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। यानी जो ये वाली टर्म है इसको मैंने एक्सपेंड करके ओपन करके लिख दिया और ये इक्वल टू है म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b डॉट डेल्टा l फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट के लिए एलिमेंट L1, L2, L3 एंड L4 इन सब के लिए अलग अलग क्वांटिटीज़ का b डॉट डेल्टा l हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो वही पीछे आपको डायग्राम दिखाई है इसको अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे ये होगा। ये देखिए ये वाली साइड जो है हमारे पास ये ए बी जो है ये इक्वल टू है L1, बी सी है इक्वल टू L2, सी डी है इक्वल टू L3 और डी ए इज इक्वल टू 4। तो जो लेंथ L1 है या लेंथ L1 सेगमेंट ऑफ द लूप है वो है पैरेलल टू दी फील्ड लाइन। अब देखिए फील्ड लाइन ये है, ये वाली फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और यही L1 है, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है जब ये एक दूसरे के साथ दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉस 0 पे 1 होगा। तो इस तरह a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी हमें मिलेगा। तो अगर हम b और L1 b डॉट डेल्टा L1 जो हम अगर फाइंड करेंगे यानी b डॉट L1 जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो इक्वल टू आएगा बी L1 कॉज ऑफ 0 और कॉस 0 पे 1 होगा। इसी तरह अगर बी सी को देखें यानी ये वाले जो सेगमेंट L2 है लूप का L2 और इसी तरह ये जो L4 है ये दोनों इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो वो हमारे पास होता है इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। और इसी तरह ये जो थर्ड सेगमेंट है L3 ये वाला लूप का L3 सेगमेंट है, इसकी फील्ड एज कंपेयर टू इनसाइड फील्ड ये इंतहाई स्मॉलर है, इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देंगे और हम कहेंगे कि यहाँ फील्ड जो है वो इक्वल टू 0 है, इस वजह से थर्ड सेगमेंट को हम निगलेक्ट कर देंगे। फर्स्ट वी कंसीडर द एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू L1 that lies inside the solenoid. Field inside the solenoid is uniform and is parallel to L1. तो B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू L1 B साथ में cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि
फील्ड और L1 सेगमेंट जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस वजह से कॉस आएगा हमारे पास 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री पे इक्वल टू 1 होता है। तो फिर P डॉट डेल्टा L और ये सबस्क्रिप्ट में 1 इज इक्वल टू L1B। For the element CD is equal to L3 that lies outside the solenoid, the field is 0। तो सेगमेंट L3 जो है वो फील्ड से बाहर है। एलिमेंट CD is equal to L3, ये सोलेनॉइड से बाहर है। जब ये सोलेनॉइड से बाहर है तो इसका फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। उस वक्त V डॉट डेल्टा L और सबस्क्रिप्ट में 3 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम थर्ड सेगमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू L3B और B जो है वो इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट कर दिया B की जगह पे, तो L3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 से तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 आ गया। अब रह गया सेगमेंट L2 और L4, उसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन P इज परपेंडिकुलर टू L2 and L4 inside the solenoid and is 0 outside. So P dot delta L2 is equal to L2B cos of 90 डिग्री और cos 90 पे होता है 0, तो इसी तरह B डॉट डेल्टा L2 जो है ये इक्वल टू आ गया 0। सिमिलरली फॉर L4 P डॉट डेल्टा L और सबसेक्रिप्ट में 4 कि हम 4 सेगमेंट को सॉल्व कर रहे हैं इज इक्वल टू L4B cos ऑफ 90 डिग्री। तो अगेन cos 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये भी टर्म इक्वल टू 0 हो गया। P डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू L4B cos ऑफ 90 डिग्री और cos 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। और इसी तरह अब आप इसका अगर कैलकुलेट करें पूरे 4 लूप्स का, तो समेशन R इज इक्वल टू 1 to 4 P डॉट डेल्टा L सबस्क्रिप्ट में R आप लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड P डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 प्लस B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट इनक्लोज्ड। तो B डॉट डेल्टा L1 हमने कैलकुलेट किया था, वो इक्वल टू आया L1B प्लस B डॉट डेल्टा L2 और डेल्टा L4 परपेंडिकुलर थे, 0 हो गए, इस वजह से इन दोनों की जगह पे 0 रख दिया। और जो L3 था वो आउट ऑफ द फील्ड था, इसलिए वो भी 0 हो गया, तो ये भी प्लस 0 लिख दिया इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। या फिर इसको लिखेंगे B L1 is equal to mu naught times current enclosed. To find the current enclosed, consider the rectangular surface bounded by the loop A, B, C, D, A. If n is the number of turns per unit length of the solenoid, the rectangular surface will intercept n L1 turns, each carrying a current I. So the current enclosed by the loop n L1 I. Thus, Ampere's law gives BL1 is equal to mu naught times current enclosed। या फिर इसको अगेन हम लिखेंगे BL1 is equal to mu naught मल्टीप्लाई बाय करंट इनक्लोज्ड, जो हमने भी कैलकुलेट किया है NL1I, तो ये आ गया NL1I। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन अगर हम इसको करेंगे तो B is equal to mu naught मल्टीप्लाई बाय NI। इक्वेशन के दोनों साइड पे L1 से क्रॉस हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास जो टर्म रही वो है P इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय NI। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड B, फील्ड B की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। द फील्ड B इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड रूल को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। होल्ड द सोलेनॉइड in the right hand with fingers curling in the direction of the current, the thumb will point in the direction of the field। के सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड में लें, कर्लिंग ऑफ द फिंगर आपकी हो डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो जिस तरफ आपका थंब होगा उस तरफ नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। तो राइट हैंड रूल को आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है? होल्ड द सोलेनॉइड इन द राइट हैंड with fingers curling in the direction of the current, the thumb will point in the direction of the field। Short question 14.1,
A plane conducting loop is located in uniform magnetic field that is directed along the x-axis. For what orientation of the loop is the flux maximum? For what orientation is the flux minimum? आंसर है इसका मैक्सिमम फ्लक्स। हम इसका किस तरह कैलकुलेट करेंगे? When field B is directed perpendicular to the area, then theta is equal to 0 degree and the flux is maximum. When field B is directed perpendicular to the area, then theta is equal to 0 degree and the flux is maximum. क्योंकि फ्लक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्लक्स है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो जब हम किसी भी एरिया का वेक्टर एरिया लेते हैं तो वेक्टर एरिया होता है नॉर्मल टू द सरफेस। वेक्टर एरिया जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होता है। तो अगर हम फील्ड के सामने एरिया परपेंडिकुलर रखेंगे तो परपेंडिकुलर एरिया होने पे ये देखिए स्टूडेंट, अगर हमने ये वाला जो एरिया है ये परपेंडिकुलर रखा है टू द फील्ड लाइन, तो इस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया को जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया, उसको हम कहेंगे वेक्टर एरिया। और ये वेक्टर एरिया रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है। तो ये वेक्टर एरिया में और फील्ड में एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। तो उस वक्त फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फील्ड बी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो फील्ड डॉट वेक्टर एरिया। तो इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ यानी फील्ड और वेक्टर एरिया एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं तो इनमें एंगल थीटा 0 डिग्री आएगा और कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो उस वक्त फ्लक्स हमारे पास बी ए के इक्वल आएगा, दैट इज मैक्सिमम। मिनिमम फ्लक्स का कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा? व्हेन फील्ड बी इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द एरिया, देन थीटा इज 90 डिग्री एंड फ्लक्स इज मिनिमम। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और जो एरिया है वो इसके पैरेलल पड़ा हुआ है। तो जब एरिया पैरेलल होगा तो हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स जो है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इस एरिया का वेक्टर एरिया लेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर एरिया हम लेते हैं बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो ये परपेंडिकुलर हमने इस सरफेस पे ड्रॉ कर लिया तो ये वेक्टर एरिया बन गया जिसको रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है। तो वेक्टर एरिया में और फील्ड लाइन में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। व्हेन फील्ड बी इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द एरिया, then theta is equal to 90 degree and flux is minimum। तो इसको इस तरह भी आप लिखेंगे, magnetic flux is equal to B dot vector area that is equal to BA cos of theta और BA cos of 90 degree। तो cos 90 डिग्री पे 0 होता है जिसकी वजह से ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 और ये होगा मिनिमम फ्लक्स। शॉर्ट क्वेश्चन 14.2 A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as the rate of flow of charges, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about moving charges? करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो एम्पियर्स लॉ यूज करते हुए आपने बताना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्जेस की वजह से होगा या नहीं होगा, ये भी आपने बताना है। और ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस उसकी वजह से भी आपने बताना है कि स्टेशनरी चार्जेस की वजह से भी फील्ड होगा या नहीं और मूविंग चार्जेस की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं, ये आपने आंसर करना है। आंसर है इसका स्टेशनरी चार्जेस। अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी चार्जेस, पहले हम स्टेशनरी चार्जेस का बताएंगे। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डजंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो एट रेस्ट पे चार्ज होगा, जो स्टेशनरी होगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इट डजंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्टेशनरी चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 14.3 डिस्क्राइब द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग स्टेडी करंट आई। इफ ए पार्ट है उसका द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल्ड बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन द सेम, और बी द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ रिमेन्स द सेम। तो आपने फाइंड करना है उसका मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा अगर लेंथ को डबल कर दिया जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं और लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा। आंसर है इसका द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन आई। ये अभी हम कैलकुलेट पीछे कर हटे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर्स लॉ, जिसमें हमने सोलेनॉइड में फील्ड फाइंड किया है, जिसमें हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड में फील्ड कैलकुलेट किया है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एन आई एज स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n डिवाइडेड बाय l। तो इस इक्वेशन में हम n को रिप्लेस करेंगे बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय l। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय करंट I। स्टेटमेंट का ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इफ n इज कांस्टेंट, यानी कि हमने कहा है कि इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन द सेम, तो इफ n इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड l लेंथ इज डबल, देन B is inversely proportional to L, so B is half। अगर हम L को डबल कर देते हैं तो इस इक्वेशन से देखें कि B और L एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है और करंट I भी कांस्टेंट है। तो फिर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इनवर्सली रिलेट कर रही हैं। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर लेंथ को हम डबल कर देंगे तो B क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर हम L को डबल कर देंगे तो B जो है वो हाफ हो जाएगा। और इसका B पार्ट स्टेटमेंट का कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल बट लेंथ रिमेन द सेम, इफ L इज कांस्टेंट एंड N इज डबल, देन B इज प्रोपोर्शनल टू N, सो B इज ऑल्सो डबल। यहाँ पे अगर देखें हम इस इक्वेशन में कि अगर हमने N को डबल कर दिया है तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट होगी, तो फिर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ टर्न्स, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल करेंगे तो फील्ड भी डबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने इसको याद करना है अच्छी तरह और फिर इसको लिख के देखना है कि आया ये क्वेश्चन आपको आ गया है या नहीं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर लॉ और एम्पेयर लॉ ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। अब असाइनमेंट के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, आपने ये करके मुझे सेंड करने हैं। गिव द यूज ऑफ एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर लॉ का यूज आपने बताना है। व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को आपने डिफाइन करना है कि क्या होता है और इसकी डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स इन अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में कौन से एनर्जी चेंजेस जो हैं वो होती हैं, उनका भी आपने नाम भी बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह एनर्जी चेंजेस होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्ट्रेट y। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द स्ट्रेट y, तो आपने ये भी बताना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।